हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम पर। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम पे तो बीएससी सेकेंड ईयर में ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को पहले चैप्टर में रखा गया है, पहले यूनिट में रखा गया है। द्वितीय और तृतीय नियम को दूसरे यूनिट में रखा गया है। तो ये लगभग ये दूसरे यूनिट का लास्ट टॉपिक साबित होगा। तो दूसरे यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम। देखिए क्या है, लॉजिक को अपने को समझना है। ऊष्मागतिकी में मुख्यतः अलग अलग थर्मोडायनामिक पैरामीटर पर बात हुआ। जैसे प्रथम नियम में मुख्यतः बात हुआ आंतरिक ऊर्जा पे, द्वितीय नियम में मुख्यतः बात हुआ एंट्रोपी पे, और तृतीय नियम में उसी एंट्रोपी के फैक्टर्स पर बातें हुई, एंट्रोपी के फैक्टर्स पर। और एक जीरो नियम पहले और आया था। जीरो नियम में टेम्परेचर पर बात हुआ था, टेम्परेचर, फिर इंटरनल एनर्जी, फिर एंट्रोपी से फैक्टर्स अफेक्टिंग, इस पर बात हुआ है। तो क्या है समझते हैं। चलिए देखें, मैं हेडिंग लगाता हूं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। क्या भाई? ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता हूं? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा आज का हेडिंग है। समझिए मैं किस पर बात करने वाला हूं। ताप और ऊष्मा, एंट्रोपी, ताप और एंट्रोपी का अगर संबंध देखोगे तो समानुपाती का संबंध होता है। ठीक है, समानुपाती का संबंध होता है का मतलब क्या हुआ? तो समानुपाती का संबंध होता है, ये सरल बात है। जैसे आप जानते हैं ताप बढ़ाते जाऊंगा एंट्रोपी बढ़ते जाती है, ताप बढ़ाते जाओगे, जैसे कोई बर्फ है, बर्फ पानी बन जाएगा, और ताप बढ़ाओगे तो बर्फ गैस बन जाएगा। सिमिलरली उसी वे में इन द सेम वे बर्फ की एंट्रोपी थोड़ी, वो एबनॉर्मल केस को छोड़ के, एबनॉर्मल केस में बर्फ और पानी में कभी कभी एनोमली होती है, मैं भी उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल केस में कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में एंट्रोपी से कम होती है, और द्रव अवस्था में, लिक्विड में एंट्रोपी थोड़ी बढ़ती है, गैस में एंट्रोपी और बढ़ जाती है। इन नॉर्मल, इन जनरल कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, एंट्रोपी ठोस, द्रव, गैस ऐसे बढ़ता है। ताप भी उसी क्रम में बढ़ता है, कम दाब पर ठोस, अधिक कम ताप पर ठोस, थोड़ा हाई टेम्परेचर द्रव, और हाई टेम्परेचर गैस। इस तरह से स्टेट ऑफ मैटर और टेम्परेचर को मैंने रिलेट किया। तो सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है इन सब डिस्कशन से कि ताप और एंट्रोपी का समानुपाती का संबंध है। अब कोई बोलता है कि ताप को गिराते जाओ, पहुंचा दीजिए 0 डिग्री केल्विन पर, परम शून्य ताप पर, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर पहुंचा दीजिए। ये बोलता है क्या एंट्रोपी भी शून्य हो जाएगा? एंट्रोपी भी शून्य होगा, है ना, क्या एंट्रोपी भी शून्य होगा? तो इसी नियम को ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम लिया गया कि फाइनली बोला गया कि 0 केल्विन ताप पर एंट्रोपी शून्य होता है, बशर्ते इसकी कुछ लिमिटेशन है। एंट्रोपी उसी पदार्थ का शून्य होगा जो पूर्णतः क्रिस्टलीय हो, अक्रिस्टलीय द्रव, गैस, इन सब का नहीं, पूर्णतः क्रिस्टलीय ठोस हो, उन्हीं पदार्थ का एंट्रोपी शून्य होता है। तो यहाँ पर एक लिमिटेशन ला दिया गया, यहाँ से यहाँ जाने पर एक लिमिटेशन आ गया, लिमिट के साथ, है ना। अब ये देखो जी, एक तरह से क्या हो गया, एक फॉर्मूला जैसा बन गया। तो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का गणितीय रूप, इस आपको सरल रूप शब्दों में क्या बताऊं कि बोला गया लिमिट ये है कि टेम्परेचर टेंस टू 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, तो एंट्रोपी शुड बी 0। ये गणितीय रूप है ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के। लेकिन इस गणितीय रूप में एक चीज बहुत इजीली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस।
फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस, है ना, मैंने हिंदी में रख दिया है क्या, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन रखने पर एंट्रोपी शून्य होता है। ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहलाता है। तो अब यहाँ पूरे शब्दों में लिख सकता हूँ कि क्या शब्दों में कैसे लिख सकता हूँ भाई इसको, कि पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए, पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए, पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए, पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान, एंट्रोपी का मान शून्य होता है। परम शून्य ताप पर, पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान शून्य होता है, एंट्रोपी का मान शून्य होता है। और इसको गणितीय रूप से कैसे दिखाओगे, ये और दोबारा नहीं लिख रहा हूं, है ना, यहां लिख सकता हूं एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, एंट्रोपी एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। ये लीजिए, ये है तृतीय नियम का स्टेटमेंट। अब इसके साइंटिस्ट पर जाऊं तो इन सबसे पहले प्लांक ने ये सब चीजें रखा, ठीक है, प्लांक ने रखा, फिर क्या बोला, प्लांक के अनुसार एंट्रोपी में ऐसा रखा, लेकिन वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस बोलना भूल गए या नहीं बोले। तो बाद में लुईस और रडाल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको अब एक तरह से ऑब्जेक्शन उठाया कि ये सबके लिए सही नहीं भाई, तो उन्होंने फिर इस नियम में परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, क्या जोड़ दिया, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सबस्टेंस जोड़ दिया। तो फिर अब ये सही हो गया। मैं क्या बोल रहा था कि जो एंट्रोपी का ये जो थर्ड लॉ आया है ना, उसको दिया मोस्टली किसने, तो मैं यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम अगर मेंशन करूँ तो एक थे इसमें जो देने वाले, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे प्लैंक, फिर बाद में मॉडिफाई किया लेविस एंड रेडाल, लेविस एंड रेडाल ने इसको मॉडिफाई किया, ठीक है। लेकिन ये बेस किस पर है, तो पहला अगर मैं बात करूं कि ये बेस्ड है नस्ट के उष्मा प्रमेय पर, नस्ट हीट थ्योरम उस नाम से भी पूछ देता है। दोनों का कहना एक जैसा है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में अंतर है, बाकी अल्टीमेट जो बातें हैं दोनों का एक ही है। कैसे देखो कि मैं यहाँ बोलता हूँ उष्मागतिकी का तृतीय नियम नस्ट के उष्मा प्रमेय पर आधारित है ना, कैसे, पर देखिए अब ये हो गया उष्मागतिकी तृतीय नियम, ये नियम बोले तो इतना ही लिखना है, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ नीचे, अब उष्मागतिकी का तृतीय नियम, उष्मागतिकी का तृतीय नियम, तृतीय नियम नस्ट के उष्मा प्रमेय पर आधारित है। नस्ट बोलते हैं कुछ लोग कि उष्मा प्रमेय पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इससे क्या है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हो सकता है नस्ट का उष्मा प्रमेय क्या है, यही पूछ दे। तो मैं यहां लिख देता हूं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स is based on third law of thermodynamics is based on
नस्ट हीट थ्योरम, नस्ट हीट थ्योरम, नस्ट हीट थ्योरम पर डिपेंडेंट है। क्या है नस्ट हीट थ्योरम, जरा देखें। नस्ट हीट थ्योरम क्या है, नस्ट बोल सकते हो, हीट थ्योरम ये क्या है। इसने बहुत सरल शब्दों में बोला था कि अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन पहुंचा दोगे और इस लिमिट पर ये जो Cp है, Cp में चेंज शून्य होता है। अब Cp का क्या मतलब है भाई, डेल्टा Cp का क्या मतलब है, डेल्टा Cp का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर ऑफ हीट कैपेसिटी में चेंज। कांस्टेंट हीट कैपेसिटी में चेंज का मतलब Cp ऑफ द प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ द रिएक्टेंट, Cp ऑफ द प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ द रिएक्टेंट। अगर मैं डेल्टा Cp में चेंज करता हूं तो देखो एक ये होता है NCPDT अपॉन, NCPDT एंथैल्पी चेंज होता है, अपॉन T कर दूं तो यही एंट्रोपी हो जाता है। क्या हो जाता है, एंट्रोपी हो जाता है। ये लीजिए, है ना। तो इसी फॉर्मूले के बेस पर उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब ये है कि अपन एंट्रोपी चेंज भी रखिए इसके जगह तो भी वो सही बात होगा। एंट्रोपी बोलो या एंट्रोपी चेंज बोलो, अभी फिलहाल पिछले नियम में एंट्रोपी दिया गया था, तो एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज ये भी शून्य होगा इसी नियम के अंदर। जब Cp का चेंज शून्य होगा तो एंट्रोपी भी शून्य होगा। तो Cp में बदलाव हो ही नहीं रहा है ना, Cp में बदलाव हो ही नहीं रहा है। तो अब ये जो नस्ट का ऊष्मा प्रमेय है ना, ये एक लाइन का ऊष्मा प्रमेय है और यही ऊष्मा प्रमेय एक आधार बना कि एंट्रोपी तक पहुंचने का। Cp के वैल्यू से एंट्रोपी को प्रेडिक्ट किया गया, जब भी Cp में चेंज 0 है तो डेफिनेटली एंट्रोपी भी शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका बेस रखा गया है। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन कैसे इस पर बात हुआ। चलिए और कुछ पॉइंट्स की बात करता हूँ। देखिए मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखा हूँ, D/T3 लॉ, T का पावर 3 लॉ। क्या है ये, जब हम Cp की बातें करते हैं ना टेम्परेचर के साथ, भाई अल्टीमेट नस्ट हीट थ्योरम वही बता रहा है कि Cp का चेंजेस कैसे होगा। तो देखो Cp का जो एक मजबूरी है कि Cp वैल्यू एक तरह से 15 डिग्री केल्विन से बिलो 15 डिग्री केल्विन, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, बिलो 15 डिग्री केल्विन की Cp की वैल्यू बिलो 15 डिग्री केल्विन, 15 डिग्री केल्विन से नीचे नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट प्रैक्टिकली। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। क्या लिखा हूँ जरा समझिए। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है, जो Cp का मान है, मैं यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ कि 15 डिग्री केल्विन से नीचे Cp का प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। प्रायोगिक निर्धारण संभव नहीं है। तो कैसे 0 डिग्री केल्विन ताप पर परिवर्तन नाप लिया गया। भाई ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम और नस्ट हीट थ्योरम में तो यही बोला गया है कि 0 डिग्री केल्विन पर हम लोग एंट्रोपी 0 करते हैं, Cp में चेंज 0 करते हैं। तो जब ये बोल रहा है 15 डिग्री केल्विन के नीचे जब ये संभव नहीं कैलकुलेट करना, तो हाउ दे कैलकुलेट दी Cp चेंज। तो उसने कैसे पता लगाया कि Cp में चेंज क्या होता है। 15 डिग्री केल्विन के नीचे की बात हो रही है। लेकिन अब वहाँ देखिए, ठीक है भाई 15 डिग्री केल्विन के नीचे कैलकुलेट नहीं होता, तो वहीं पर जहाँ पर वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन मिस हो जाता है, वहीं पर ये लॉ काम करता है। क्या लॉ काम करता है, ये बोलता है कि ऐसा लिख सकते हो। फिर ये सेंटेंस हो गया एक। अब दूसरा सेंटेंस क्या, कि बिलो 15 डिग्री केल्विन Cp is assumed by using D/T3 law, D/T का पावर 3 लॉ, है ना। तो क्या मतलब 15 डिग्री से नीचे हम D/T3 लॉ का उपयोग करके Cp का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ 15 डिग्री केल्विन से नीचे और D/T3 नियम द्वारा
Cp निकाला जाता है, Cp निकाला जाता है। ये अप्रोक्सीमेट एक तरह से लगभग वैल्यू देता है ना, ये कोई एकदम एक्सपेरिमेंटल वे नहीं है। कैसे, जरा देखिए। एक्चुअल में होता है, हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ Cp ले लेते हैं और दूसरी तरफ T ले लेते हैं और दोनों के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या क्या बोला, एक तरफ Cp दूसरी तरफ T, दोनों के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के बाद देखा जाए तो ये ऐसे एक ग्राफ प्लॉट होता है और मान लीजिए ये 15 डिग्री केल्विन है, ये जो पॉइंट है वो 15 डिग्री केल्विन, तो यहाँ तक आपको एक्सपेरिमेंटली Cp का वैल्यू दिख जाएगा। और ये Cp और इसका जो टेम्परेचर का जो कर्व रिलेशन है ऐसे ही एक्सपोनेंशियल जैसा दिखेगा, क्योंकि T का पावर 3 है। एक्सपोनेंशियल तो नहीं बोलते इसको, एक तरह से पैराबोलिक बोल सकते हो, हाइपरबोलिक बोल सकते हो, जैसा भी है। ये इस तरह से कर्व मिलेगा। लेकिन अब इधर का क्या करें, 15 डिग्री तक का रीडिंग हो गया तो भाई इतना वेरिएशन दिखा चुके, तो अब क्या करो, एक्स्ट्रापोलेट करो। एक्स्ट्रापोलेट मतलब यहाँ से ऐसा डेस करके बढ़ा दो और डेस करके बढ़ा दो, और जहाँ टच कर जाए वही क्या है, उस 15 डिग्री केल्विन के रेस्पेक्ट में Cp है। तो यहाँ तक का वैल्यू केवल ये Cp के जो कैलकुलेट करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, इसके रिलेशन से, और इसके ऊपर का जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो इसी नियम को बोलते हैं डी/T3 लॉ। तो यहाँ से कैसे करते हैं, Cp प्रोपोर्शनल टू T का पावर 3 है ना, और कभी इसको कांस्टेंट लगा दो तो Cp इक्वल्स टू A T का पावर 3, इस तरह से ये कांस्टेंट के साथ। तो इसी नियम को क्या बोलते हैं, डी/T3 लॉ। तो ये इस तरह से संभव हो पाता है। क्लियर है, हाँ, ये नोट करें यहां तक। देखिए, उष्मागतिकी के तृतीय नियम का उपयोग, एप्लीकेशन, इसको पूछा जाता है भाई, बाकायदा क्वेश्चन में ऐसे लिंक करके पूछा जाता है कि उष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है और उसका एक उपयोग बताइए। और एक ही मुख्य उपयोग बताऊंगा यहाँ पर, है ना, क्या है जरा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग है। और यहाँ मैं एक हेडिंग, एक ही पॉइंट बनाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट है, इसी में खत्म हो जाएगा। क्या, एंट्रोपी के परम मान की गणना, है ना, हिंदी में ऐसा लिखता हूँ, एंट्रोपी के परम मान की गणना, परम मान की गणना, समझे, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। क्या बोलेंगे भाई इसको, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या है, जरा सोचते हैं इस पर। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। देखो क्या है एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। अवस्था फलन मतलब स्टेट फंक्शन। और आपको बार बार ये बोला जाता है केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में, क्या कि जो अवस्था फलन होता है हम उनमें सिंगल मान के बजाय हमेशा डेल्टा की बात करते हैं। कहने का मतलब चेंज का। क्यों चेंज की, क्योंकि वो एक स्टेट पर डिपेंड, एक तरह से एक पाथ पर डिपेंड ना करके वो एक स्टेट पर डिपेंड करता है। तो हमेशा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चल के ही उसका परिकलन, उसका कैलकुलेशन, उसका अजम्पशन किया जा सकता है। ठीक है, तो एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जीज, ये सब इसमें शामिल है। तो एंट्रोपी भी तो एक स्टेट फंक्शन है। अब स्टेट फंक्शन में ऐसा हमेशा क्या निकालते हैं हम, डेल्टा ए निकालते हैं, डेल्टा जी निकालते हैं, डेल्टा एच निकालते हैं, डेल्टा यू निकालते हैं, डेल्टा एस निकालते हैं। सही है, क्योंकि हमको ये स्टेट फंक्शन में सिखाया गया है, डेफिनेशन स्टेट फंक्शन के ये है कि अब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट का चेंज निकालेंगे, वही उसका वैल्यू कैलकुलेशन में हेल्प करता है। तो क्या है मजबूरी इसमें, मजबूरी ये है कोई भी स्टेट फंक्शन हो, हम उसका एक सिंगल पॉइंट पर एंट्रोपी कितना है, सिंगल पॉइंट पर एंथैल्पी कितना है, ये बता पाना मुश्किल है। हमको बताना पड़ेगा पहले इतना था, बाद में इतना चेंज आया है, इतना बढ़ा, इतना घटा। हम लोग हमेशा चेंज की बात करते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चेंजेस की बातें होती है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में मोस्ट ऑफ टाइम। कोई भी क्वांटिटी का हम एब्सोल्यूट वैल्यू, सिंगल मान, मतलब परिवर्तन नहीं, ऐसा परिवर्तन नहीं, सिंगल, मुझे 3:15 में एंट्रोपी कितना था इतना बताओ, ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है, स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी रखने वाले क्वांटिटी में ऐसा पॉसिबल हो पाना मुश्किल होता है। लेकिन मैं यहाँ लिखा हूँ एंट्रोपी के परम मान की गणना करेंगे,
तो इकलौता एंट्रोपी है जिसके एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाला जा सकता है, वो भी एक ही कंडीशन में निकाला जा सकता है, एंड दैट कंडीशन इज बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का ही उपयोग करके हम इस प्रकार के कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी केवल एंट्रोपी में होता है, और वो भी एक लिमिट है। जब लिमिट आप लोगे लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, तो एक टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन लेना पड़ेगा, और ये तभी संभव होगा जब जो पदार्थ आप ले रहे हैं वो क्रिस्टलाइन, पूर्णतः क्रिस्टली पदार्थ हो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ, जिस पदार्थ पर तृतीय नियम लागू होता है उसी पदार्थ पर ये संभव हो पाएगा, है ना। और वो भी एक 0 डिग्री केल्विन वाला लोअर टेम्परेचर मानना ही पड़ेगा, तब किसी हाई टेम्परेचर पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बातें तो हो गई, पुरानी बातें हैं। अब इस टॉपिक पर बात करता हूँ, कैसे कि एंट्रोपी के परम मान की गणना, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी। चलिए सोचते हैं कैसे करते हैं भाई एंट्रोपी के परम मान की गणना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है एंट्रोपी के लिए, तो एक काम कर लेते हैं, हम एक लिए हाई टेम्परेचर और कोई टेम्परेचर है, और एक 0 डिग्री केल्विन में है, ये ले लिए, और दोनों का डिफरेंस, भाई डिफरेंस निकालते हैं, शुरू से पूरा स्टेट फंक्शन डिफरेंस निकाल देते हैं। चलो हम भी वही फॉर्मेलिटी करते हैं, देखते हैं आगे कहीं ये डिफरेंस एक आध गायब हो जाए तो, है ना। तो यहाँ से हमने लिया, ठीक है, एंट्रोपी चेंज लिया। अब एंट्रोपी चेंज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, CP/dT एक एंथैल्पी होता है डिवाइडेड बाय टेम्परेचर किया, और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ। वही बात है, टेंशन न लेंगे, वही बात है, ठीक है। और इतना भारी भरकम लगता है बायो वालों को, रुको, हाँ देखें, हम लोग क्या लेते हैं एंट्रोपी चेंज। इसका फॉर्मूला क्या है एंट्रोपी चेंज का, तो हमको पता है डेल्टा H अपॉन T कर सकते हो, या नहीं तो आप NCP/dT, N को हटा दिया हूँ, और T कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, चलो इंटीग्रेट करना चाहा, इंटीग्रेशन के लिए हमने लिमिट ले लिया एंट्रोपी 0 डिग्री केल्विन वाला और एंट्रोपी T डिग्री केल्विन वाला, ठीक है, केल्विन में है दोनों, और यहाँ पर इसको हमने इंटीग्रेट किया। सिमिलरली राइट साइड में भी करेंगे, 0 डिग्री केल्विन से टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में T डिग्री केल्विन तक, और ये CP/dT अपॉन T होगा। तो अब क्या होगा, इसका जब सॉल्व करोगे तो इसका तो 1 ही आएगा, तो 1 आएगा तो क्या होगा, S ही आएगा, तो S आएगा तो क्या होगा, आप जानते हो 0 डिग्री केल्विन, और ये S 0 डिग्री केल्विन वाला और S T डिग्री केल्विन वाला, और इधर CP को निकालिए बाहर और इंटीग्रेट करिए 0 डिग्री केल्विन से T डिग्री केल्विन के लिए 1/T इंटू dt को। तो आप जानते हैं हम राइट साइड का आंसर क्या आने वाला है ना। जरा देखें, ऊपर में ST माइनस S 0 डिग्री केल्विन, फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं CP, और ये हो जाएगा ln T, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री केल्विन का एंट्रोपी फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, फॉर परफेक्ट क्रिस्टल क्या होगा, S0 इक्वल्स टू 0, तृतीय नियम से जी, तृतीय नियम में यही होता है ना। तो अब क्या बचा इसके पास, केवल और ST ही बचा, और ये हो गया CP ln T। अब बताओ यहाँ चेंज है कि सिंगल एंट्रोपी है, सिंगल एंट्रोपी है, बकायदा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की एंट्रोपी है, तो हमको इस टेम्परेचर की एंट्रोपी मिल रही है, दैट इज CP ln T। तो CP ln T एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की एंट्रोपी मिल रही है, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के एंट्रोपी पर हमको वैल्यू निकला ये। अब ये कि कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू है, तो इसीलिए बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की कैलकुलेशन संभव है यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन के लिए इसको इजी करूँ तो 2.303 CP log T करके छोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो इसी को सबसे मेजर एप्लीकेशन के तौर पे देखा जाता है, क्लियर। तो लिख डालें इसको, काफी हो। चलिए एंट्रोपी से संबंधित एक पॉइंट और बात करता हूं जो तृतीय नियम के आसपास ही घूमता है। क्या है जरा देखिए, मैं उसको बोलते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी। हेडिंग क्या दिया, रेसिडुअल एंट्रोपी, रेसिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। रेसिडुअल एंट्रोपी बोलते हैं इसको, हिंदी में अपशिष्ट एंट्रोपी भी बोल देते हैं। अपशिष्ट क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए समझते हैं। अपशिष्ट एंट्रोपी
रेसिडुअल एंट्रोपी या एब्सिस्ट एंट्रोपी क्या है भाई? देखें, रेसिडुअल एंट्रोपी या एब्सिस्ट एंट्रोपी का मीनिंग समझें। पहला चीज़ कि हम लोग पढ़े हुए हैं, नियम क्या पढ़े हैं तृतीय नियम में? पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी 0 डिग्री पर 0 हो जाती है। लेकिन मान लो एक क्रिस्टलाइन सबस्टेंस का तो 0 हो जा रहा है, तो व्हाट अबाउट दी नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस? अक्रिस्टलीय पदार्थों का क्या अक्रिस्टलीय पदार्थों का भी 0 होता है? तो नहीं, कम जरूर हो जाता है लेकिन 0 नहीं होता। तो वही वैल्यू जो 0 डिग्री केल्विन पर अक्रिस्टलीय पदार्थों की जो एंट्रोपी है वो उन अक्रिस्टलीय पदार्थों का एब्सिस्ट एंट्रोपी कहलाती है ना? ये तृतीय नियम के बाद का ही स्टेटमेंट है। मैं इसको क्लियर करूं, क्या बोला भाई कि ताप कम करने पर, मैं देखो एक स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं उसको। टेम्परेचर कम करने पर, मिक्स लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कम करने पर एंट्रोपी कम होता है, ये कोई इसमें समस्या नहीं है ना? ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी आल्सो डिक्रीजेस, देयर इज नो प्रॉब्लम। इन दिस सेकेंड स्टेटमेंट क्या कि अब क्या बोले भाई, परफेक्ट एट टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन, परफेक्ट क्रिस्टल के लिए, है ना, पूर्णतः क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए एंट्रोपी का वैल्यू होता है 0। यह है तृतीय नियम, है ना? एट 0 डिग्री केल्विन परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 होती है। लेकिन उसी को हम लोग थोड़ा सा और बात करें कि एट टेम्परेचर इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन और इम्परफेक्ट क्रिस्टल, खासकर गैसियस, जैसे कौन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, O2, CO, N2O एटसेट्रा, इनका एंट्रोपी 0 नहीं होता, एंट्रोपी 0 नहीं होता। तो क्या होता है? यही कहलाता है क्या? रेसिडुअल एंट्रोपी। रेसिडुअल एंट्रोपी, अब डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब मैं एक लाइन में डेफिनेशन बोलूं। डेफिनेशन इज कि अक्रिस्टलीय पदार्थों का 0 डिग्री केल्विन पर ताप एंट्रोपी जो होता है वही उसका अवशोषी एंट्रोपी, अपशिष्ट एंट्रोपी कहलाता है। एंट्रोपी ऑफ इम्परफेक्ट क्रिस्टल एट 0 डिग्री केल्विन इज नॉन जीरो एंड दैट एंट्रोपी इज नोन एज रेसिडुअल एंट्रोपी। यही उसका परिभाषा है। मैंने लिख दिया है यहाँ पर सामने, ऊपर के शब्दों को मिला के, ऐसा भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है। अच्छा, कैसे निकाला जाता है इनको? क्यों होता है एंट्रोपी? ऐसा कोई बोले क्यों हो जाता है? परफेक्ट क्रिस्टल का तो 0 हो जाता है, इसका क्यों 0 नहीं होता? ऐसा तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन, एक वर्ड बोलता है इंग्लिश में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन के कारण एंट्रोपी 0 नहीं होता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन मीन्स कि आप जैसे CO ले हैं, जब सपोज करो, चलो CO का वेल नोन है, एग्जाम्पल के तौर पे हम CO का लेते हैं, है ना? अब CO का और यहाँ चलो थोड़ा सा मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ रेसिडुअल एंट्रोपी का, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। देखें, ध्यान दें, रेसिडुअल एंट्रोपी को अगर सिंपली एक्सप्लेन करूँ, S इक्वल्स टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट K ln और W है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब उसके अभिविन्यास का प्रकार या संभावनाएं। लेकिन ये ना प्रति मॉलिक्यूल है, इसी को प्रति मोल करने के लिए पावर अवोगाड्रो नंबर लगा देता हूँ। प्रति मोल हो गया, क्या हो गया? प्रति मोल। ठीक है, ये प्रति मोल हो गया है। प्रति मोल लिखना है तो ये पावर में आएगा। एक अणु लिखना है तो 1 आएगा, 2 अणु लिखना है तो 2 आएगा, 3 अणु लिखना है तो 3 आएगा, और प्रति मोल लिखेंगे तो Na आएगा, और यही Na अब सामने आ जाएगा। ये लो, है ना? अब ये हो गया प्रति मोल, हो गया। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पर मोल। एंट्रोपी हम कैसे मेजर कर रहे हैं भाई? पर मोल। अब ये इसके जगह में Na अवोगाड्रो नंबर और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का आंसर का मल्टीप्लाई का रिजल्ट होता है R, गैस कांस्टेंट। तो मैं RNW लिख रहा हूँ। ये
फॉर्मूला काफ़ी है। प्रति मोल निकालेंगे हम जब निकालेंगे तो, है ना। अब CO के लिए देखना है, एग्जाम्पल के तौर पे CO मॉलिक्यूल में ये जो ओरिएंटेशन होता है ना, W क्या है यहाँ पर भाई, यहाँ पर W के बारे में बताना पड़ेगा। अभिविन्यास, अणुओं का अभिविन्यास, कितने प्रकार का अभिविन्यास है, ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी, अभिविन्यास की प्रायिकता, ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी, ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी, ओरिएंटेशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, अभिविन्यास की प्रायिकता। देखिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड में W का वैल्यू हो जाता है 2। कार्बन मोनोऑक्साइड में W का वैल्यू हो जाता है 2। कैसे? देखो भाई, गैस के अणु पहले दूर दूर होते हैं, और ठंडा कर रहे हो, टेम्परेचर डाउन कर रहे हो, पास पास आएंगे, तो उनके जुड़ने के क्रम 2 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे? एक CO से CO ऐसे जुड़े, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, है ना, एक मॉलिक्यूल है। दूसरा प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, फिर कार्बन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन कार्बन। समझ रहे हो बात को? कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन। देखो ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका। जुड़ने के क्रम 2 प्रकार के हैं, इसलिए यहाँ पर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन ही तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन है, ये लीनियर शेप है तो 2 चांसेस है, एक इधर से एक इधर से, तो यहाँ से 2 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी इक्वल्स टू R ln और यहाँ पर 2। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, 2.303, आप किस में चाहिए, आपको जूल में चाहिए तो 8.314 log 2, और log 2 का वैल्यू आप जानते हो 2.303 इंटू 8.314 इंटू log 2 का वैल्यू 0.301, पूरा इसका जो आंसर है इसको आप खुद देखेंगे, 5.7 जूल पर केल्विन पर मोल लिया है। तो ये रेसिडुअल एंट्रोपी का मतलब मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए।